सजीवों का लक्षण, देखिए सजीव में कौन कौन से लक्षण पाए गए उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला लक्षण है सेलुलर स्ट्रक्चर। कोशिकीय संरचना। ये बताता है कि जितना भी सजीव प्राणी है वह सब के सब एक सूक्ष्म इकाई कोशिका से मिलकर बनी है। सभी के सभी सजीव प्राणी एक सूक्ष्म इकाई कोशिका से मिलकर बनी है, अर्थात सजीवों में कोशिकीय संरचना पाई जाती है। ये कोशिका संरचना के साथ साथ क्रिया भी करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है क्रियात्मक और रचनात्मक दोनों इकाई है। कौन है? जीव। किसका है? ये कौन है? तो कोशिका है। किसका है? तो जीव का है। यानी कोशिका सजीवों की क्रियात्मक और रचनात्मक दोनों इकाई है। लेकिन जितने निर्जीव पदार्थ हैं उस निर्जीव पदार्थ में कोशिका नहीं होते, उसमें अणु और परमाणु होंगे। वहां मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलेंगे, आणविक संरचना बोलेंगे। कोशिकीय संरचना नहीं। तो जितने भी जीव हैं सारे के सारे जीवों में सेलुलर स्ट्रक्चर पाया गया, यानी कोशिकीय संरचना पाई गई, और जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं सब में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी आणविक पदार्थ पाए गए। दूसरा, रिस्पायरेशन, श्वसन। सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर पौधे या जीव, इस दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं सारे के सारे सजीव प्राणी सांस क्यों लेता है? श्वसन की क्रिया क्यों करती है? तो सजीव में श्वसन की क्रिया करने का एकमात्र उद्देश्य जो है वह है ऊर्जा प्राप्ति। अगर हम लोग श्वसन क्रिया ना करें तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। तो रिस्पायरेशन प्रोड्यूस या सिंथेसाइज एटीपी एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में एटीपी एनर्जी का जो निर्माण होता है वह रिस्पायरेशन के द्वारा ही होता है। इस रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज है जिसको C6 H12O6 कहते हैं, इसमें 6 अणु अगर ऑक्सीजन का मिल जाता है तो होता क्या है कि 6 अणु CO2 निकलता है, 6 अणु H2O निकलता है और 38 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। ये 38 एटीपी को अगर हम लोग किलो कैलोरी में कर लें
तो 686 किलो कैलोरी होगा, या अगर इसको जूल में बात कर लें तो 2880 किलो जूल हो जाएगा। ये आपको दिमाग में बात रखनी होगी। अब हमारे विद्यार्थी के मन में बात आएगा कि पौधा भी सांस लेता है, तो दुनिया का जितने भी सजीव वस्तु सभी सांस लेते हैं, तो यदि पौधा है सजीव तो जरूर सांस लेगा। तब प्रश्न ये उठता है कि पौधे जब सांस लेंगे उसमें कौन सा गैस लेंगे? तो पौधे जब सांस लेंगे तो वैसे स्थिति में वह ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। यह बात कुछ विद्यार्थी को लगेगा कि गलत लग रहा है, पौधा तो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता है ऑक्सीजन। आपका भी बात कहना सही है, फर्क इतना ही है कि थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए। पौधा जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ता है। पौधे सांस में ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे हम दिखाते हैं आपको, मान लिया जाए कि यह कोई लीफ है, कोई ये पत्ता है, इस पत्ता में आप जानते हैं कि डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। पौधा जब श्वसन करेगा तो क्या लेगा, और उस दरमियान ही क्या करेगा, CO2 छोड़ दिया। लेकिन यही पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधा क्या किया, CO2 लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, और जब श्वसन क्रिया किया तो ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। अब तीसरा लक्षण देखिए, प्रजनन, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रश्न ये उठता है इस पृथ्वी पर कोई भी जीव प्रजनन क्यों करता है, प्रजनन का उद्देश्य क्या है? अब प्रजनन क्रिया कहते हैं किसको है? अब प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं तो आप जान लीजिए। सबसे पहली बात कि जीवों द्वारा अपने ही तरह के परंतु छोटे आकार में
संतानों को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। यानी कि प्रजनन वह क्रिया है जिसमें जीवधारी अपने ही तरह के परंतु छोटे आकार में जीवों को जन्म देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रजनन का उद्देश्य क्या है। तो प्रजनन का एकमात्र उद्देश्य है कि वह जीव अपनी प्रजाति को इस पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है। उस जीव की प्रजाति इस पृथ्वी पर सतत बनी रहे, कार्य करती रहे, उसके लिए प्रजनन क्रिया होना आवश्यक है। अगर एक शेरनी बच्चा देना बंद कर दे तो क्या होगा? बूढ़े शेर मर जाएंगे और धीरे 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 ये शेर क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। और एक दिन हम लोग पढ़ा करेंगे किताबों में कि एक शेर हुआ करता था जिसको जंगल का राजा कहते थे। आज अगर डायनासोर में प्रजनन क्रिया हो ही रहती तो हो सकता है कि डायनासोर आज हमारे पृथ्वी पर विद्यमान होता। तो प्रजनन का उद्देश्य अपने प्रजाति को इस पृथ्वी पर सतत बनाए रखना है। ये प्रजनन क्रिया दो प्रकार की होती है। ऐसे प्रजनन जिसमें कोई विशेष अंग भाग नहीं लेता, और दूसरा ऐसे प्रजनन क्रिया जिसमें एक विशेष अंग ही भाग लेते हैं। यानी कि ये प्रजनन दो प्रकार के हो गए। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या पहले इसको असेक्सुअल कर लो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन। ये जो अलैंगिक प्रजनन है जो हमको बतलाता है कि इसमें कोई विशेष प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं है। जैसे अमीबा का मन हुआ कि हमको प्रजनन करना है, अमीबा परिपक्व हो गया, मैच्योर्ड हो गया, अब उसको अपने ही तरह के संतान देना, नहीं तो वो मर जाएगा, तो फिर उसकी प्रजाति तो खतरे में आ जाएगी। तो क्या करता है कि अपने आप को दो भागों में तोड़ लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा यह अपने आप को दो भाग में बांट लिया, जिसको द्विविखंडन की क्रिया कहते हैं। ये मान लो कि अमीबा है। अब ये अमीबा को बंटने के मन हो गया तो क्या करेगा? पहले अब यह दो अमीबा में बट गया, इसमें कोई विशेष अंग नहीं लिया भाग। आपको गन्ना लगाना है, गन्ना का पौधा करना है, आप क्या करता है? गन्ने के टहनी को काटते हैं, गन्ने के तना को काटते हैं और जमीन में डाल देते हैं। आलू की खेती करनी है, आलू तना है, आप आलू को काट के डाल देते हो। ये सब कहलाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई विशेष अंग भाग नहीं लेता। अब
हम लोग देखेंगे कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कई तरह के क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे बाइनरी फिजन, जिसको द्विविखंडन कहते हैं, बॉडिंग, जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं, जैसे हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में क्या होगा, यहां से कोई बॉड निकल गया, यही बॉड जो है सो एक दिन अलग होकर फिर देखो दूसरा हाइड्रा बन जाता है। स्टेम कटिंग, स्टेम मतलब तना, तना काट कर बो देना, गुलाब का टहनी काट के लगा देते हैं, स्टेम कटिंग। यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे, दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रजनन अंग भाग लेता है। जैसे मान लिया जाए अगर यह मानव है तो मानव दो प्रकार के हो गए, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल का जो प्रजनन अंग हो गया उसको हम लोग कहेंगे टेस्टिस, और फीमेल का जो हो गया उसको हम लोग कहेंगे ओवरी, अंडाशय, और इसको कहेंगे वृषण या अंडकोश। ये स्पेशल ऑर्गन दिया गया जो ये दोनों ऑर्गन का काम है केवल प्रजनन क्रिया को करना, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करता। उसी तरह से अगर कोई फूल है, इस फूल में दो तरह के प्रजनन अंग पाए गए, एक को कहोगे एंड्रोसियम पुंकेसर और दूसरा कहोगे गायोनेसियम स्त्री केसर। ये केवल स्पेशल ऑर्गन पुष्प के साथ है। ये जो ऑर्गन दिया गया, ये अंग जो दिया गया फूल में केवल प्रजनन के लिए दिया गया और दूसरे काम के लिए उसको नहीं मिला। तो जिस प्रजनन कार्य में एक विशेष अंग भाग ले उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें कोई विशेष अंग भाग नहीं लेता वह कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक प्रजनन। और यहां एक बात और आपको हम बताते हैं, जिस जीवों में मेल और फीमेल नर और मादा दोनों प्रजनन अंग अलग अलग होगा, वैसे जीव कहलाता है यूनिसेक्सुअल। नर और मादा प्रजनन अंग अलग अलग।
दोनों अलग अलग होते हैं। और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, जिसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं या इसको द्विलिंगी कहते हैं। ये ऐसा जीव है जिसमें नर और मादा अंग दोनों साथ साथ होगा। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत जरूरी याद करना। जो ये बाइसेक्सुअल है वह लीच हो गए। लीच मतलब जोक, अर्थवर्म, केंचुआ, ये दोनों के नर और मादा प्रजनन अंग दोनों साथ साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। इसके बाद आगे देखिएगा, प्रजनन अंग हो गया। अब सजीवों का अगला लक्षण देखो, ग्रोथ, वृद्धि। अगला लक्षण एक्सक्रिएशन, निष्कासन या उत्सर्जन। अगला लक्षण न्यूट्रिशन, पोषण। अगला लक्षण लोकोमोशन। अगला लोकोमोशन मतलब प्रचलन। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जिसका हिंदी होता है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। और अगला हो गया लाइफ स्पान, जीवन काल। आइए हम लोग जाने कि सजीव वृद्धि क्यों करता है। कोई भी सजीव प्राणी वृद्धि क्यों करते हैं? तो इनके वृद्धि करने का जो उद्देश्य है कि अपने शरीर के आकार प्रकार को बड़ा करना,
क्योंकि वह जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में अपने आप को पूर्णतः वह समायोजित कर सके, इसके लिए वृद्धि जरूरी है। वृद्धि कब होगी? जब उपचय क्रिया अपचय से अगर अधिक होगा तो वृद्धि होगा। कहीं ये उल्टा हो गया, अपचय जो है सो उपचय से अधिक हो जाए तो यही वृद्धि जो है सो वृद्धा में बदल जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा आदमी और धीरे धीरे वह मृत्यु की तरफ बढ़ जाएगा। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, उसका मल मूत्र पसीना के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं निष्कासन। न्यूट्रिशन का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में पोषक तत्व जाना चाहिए। कोई भी जीवधारी के शरीर में पोषक तत्व चाहिए और पोषक तत्व ऊर्जा उत्पादन के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये चाहिए किसके लिए? उसके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो। प्रोटीन चाहिए, किस लिए चाहिए? शरीर में हमेशा कुछ न कुछ टूटते फूटते रहता है, मेंटेनेंस होना चाहिए हमारे बॉडी का। आप मकान खरीद लिए, मकान बना लिए, कुछ दिनों में देखोगे उधर प्लास्टर गिर रहा है, उधर उसके ईंट उखड़ रहे हैं, उधर उसका कुछ हिस्सा गड़बड़ हो रहा है, उसका रिपेयरिंग होना चाहिए ना, जिसको डेंटिंग पेंटिंग कहते हो। तो हमारे शरीर का भी जो डेंटिंग पेंटिंग कराने का काम जो करता है उसका नाम है प्रोटीन। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं शरीर निर्माता। इसी से हम लोग के शरीर का निर्माण होता है। तो ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यह कब मिलेगा? जब कोई जीव पोषण की क्रिया करेगा तब। अब है लोकोमोशन। क्या है भाई? लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, स्थान परिवर्तन करना। तो प्रश्न उठता है कि स्थान परिवर्तन कोई जीव क्यों करता है? तो उस जीव को 3 चीज चाहिए अपने जीवन में, जो उसका बेसिक नीड्स है। किसी भी जीवों के लिए 3 चीज बेसिक नीड्स है, जान लीजिए। पहला, उसको भोजन चाहिए। दूसरा, उसको सुरक्षा चाहिए। और तीसरा, उसको कोई ना कोई साथी चाहिए, जो जिसको मेट कहते हैं। भोजन, सुरक्षा और साथी, ये 3 चीज की प्राप्ति के लिए वह एक जगह से दूसरे जगह आता जाता है। एक शेर माद में बैठा रहे और रोज एक दो बकरी आ जाए और कहेगा कि शेर भाई आइए हमको खाकर अपना पेट भर लीजिए, वो कहियो शेर माद से निकलेगा? ऐसे ही वो कम वक्त खाकर 18 से 19 घंटा खूब सोता है। जब भूख लगती है तो भोजन के तलाशी में दौड़ जाता है। एक हिरन एक जगह से दूसरे जगह भागते रहती है, उसको डर है, उसको सुरक्षा चाहिए। और अपने ही तरह के संतान उत्पत्ति के लिए हर को एगो अपना साथी चाहिए ना, मेट चाहिए। मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, और दोनों के बीच जब मेटिंग क्रिया होती है, कॉपलिंग की क्रिया होती है, तो संतानोत्पत्ति होती है। इस 3 काम के लिए प्रजनन प्राचलन की क्रिया होती है। अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली,
पहले हम लोग ये जान ले कि उद्दीपन है क्या चीज। उद्दीपन का मतलब होता है ऐसा वस्तु जो सजीव हो या निर्जीव हो या मृत हो, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावना, ऐसे अनुभव जिसके प्रति हम अगर कोई क्रिया करेंगे या प्रतिक्रिया करेंगे तो वह कहलाएगा उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? जिसके प्रति कोई ना कोई क्रिया या प्रतिक्रिया की जाती है। और अनुक्रिया क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति जो आप क्रिया करते हो उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे रास्ते में अगर 500 का नोट नजर आ जाए, लोग क्या करेगा? 500 का नोट को उठा लेगा। तो नोट को उठाना यह अनुक्रिया है, यह रिस्पॉन्स है। लेकिन 500 का नोट जो है वह उद्दीपन है। घर में मां ने आवाज दी, आपने कहा कि हाँ आ रहे हैं। आ रहे शब्द का उच्चारण अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, और मां की आवाज उद्दीपन है। रास्ते में शेर नजर आ गया, हमने भागने लगे। भागना क्या है? अनुक्रिया है। और शेर क्या है? उद्दीपन है। तो अनुक्रिया का मतलब होता है कि किया गया क्रिया, और उद्दीपन का मतलब होता है कि जिसके प्रति आप कोई क्रिया करते हैं। कभी कभी बैठे बैठे हैं और देख रहे हैं कि मुस्कुरा रहा है कोई विद्यार्थी। मुस्कुराना क्या है? उद्दीपन या अनुक्रिया? तो मुस्कुराना अनुक्रिया। और क्यों मुस्कुराया? तो उसको कोई बात याद आ गई, तो वो फीलिंग्स जो याद हुआ, वो जो अनुभव उसने जो उसके दिमाग में बात आ गए, वो उसके लिए उद्दीपन का काम किया। इस तरह से ये जो उद्दीपन होता है ये दो प्रकार का हो जाएगा, जैविक और अजैविक दोनों। जैसे 500 रुपया अजैविक, शेर जैविक। इसके बाद लाइफ स्पान, जीवन से लेकर मृत्यु तक, जीवन से मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पान। जीवधारी जितने भी जीवधारी हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अवधि को पूरा करते हैं, उसी अवधि को हम लोग कहते हैं जीवन काल, उसी को कहते हैं जीवन काल। और यह जो जीवन काल है, जीवन से मृत्यु तक का, इस बीच में विभिन्न अवस्थाओं को पूरा किया जाता है। लेकिन यह जीवन काल सजीवों में, वह सजीव जो जंतु हैं, पादप नहीं, जो जंतु हैं उनका लगभग निश्चित है। जैसे मनुष्य, इसका जीवन काल 60 से 70 वर्ष एवरेज जीवन काल ही रखा गया। कुत्ता है 15 से 20 साल। आपको कभी नहीं मिला होगा कि हमने 150 साल का वो कुत्ता देखा। लेकिन पौधों का जो जीवन काल होता है वह
पौधों का जीवन काल अनिश्चित होता है, उसको जब तक न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा तब तक जिंदा रहेगा। लेकिन जंतुओं में इस तरह की बातें नहीं होती, उसको न्यूट्रिएंट्स देते जाओ देते जाओ देते जाओ, खूब ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल और अधिक सरवाइव कर सकता है, लेकिन 70 से 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, उसके बाद उसकी मृत्यु तय। एक बरगद का पेड़ कलकत्ता में जो 300 साल पुराना है, अब बताइए उसकी लाइफ तो क्या है? उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जिंदा है। न्यूट्रिएंट्स जितने मिलना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, हमने आपको सजीव और निर्जीव के लक्षण बता दिए, और ये सजीव और निर्जीव के लक्षण से संबंधित एक पीडीएफ आपके पास जाएगा। उस पीडीएफ से उसको नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और जैसे ही पीडीएफ का नोट्स आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे, और उस क्वेश्चन का आपको आंसरिंग करनी है, और उसका फिर हम आपको समय समय पर उसका आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसरिंग हम करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।